मित्रों नमस्कार। हम राजीनामा के दूसरे अंक में अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक दलों की प्रमुख राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे। मित्रों, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र रहा ब्रिटिश भारत का जहां कोई राजनीतिक वातावरण नहीं था। शेष भारत में जहां कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दल सक्रिय थे, स्वतंत्रता पूर्व ऐसा कुछ नहीं था। यह पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र था जहां आना जाना भी मना था और लोग बहुत कम जानते थे अरुणाचल के बारे में। और अरुणाचली भी बहुत कम जानकारी थी उनको शेष भारत के बारे में। ये स्थितियां 47 के पश्चात भी कायम रहीं। अरुणाचल प्रदेश के लोग जो देश में लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित हुई थी संसदीय, उसके बारे में भी कम जानकारी रखते थे आरंभ के दिनों में। और आरंभ एक तरह से मॉडर्न डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो उनसे परिचित नहीं थे, उनसे पाला नहीं पड़ा था। हालांकि उनकी सांस्कृतिक संस्थाएं थीं अपनी जनजातीय, लेकिन जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो भारत में अपनाई गई थी उससे उनका परिचय नहीं था। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ निवासी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे कांग्रेस के साथ, लेकिन तब की बात और थी। राजनीतिक रूप से भारत में जब 47 के पश्चात जो राजनीतिक गतिविधियां थीं उनके बारे में उनकी न समझ थी न जानकारी थी। एक तरह से कहा जाए कि राज्य में राजनीतिक संस्कृति की पाठशाला जो वर्तमान लोग संसदीय प्रणाली थी वह कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस ने ही राज्य को, वैसे तो शेष भारत में भी कांग्रेस ऐसी एक संस्था रही है जिसने लोगों को एजुकेट किया, टीच किया कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलती है। अरुणाचल के संदर्भ में कुछ ज़्यादा ही यह बात सत्य है। 1967 में सबसे पहले कोई राजनीतिक दल नहीं था यहाँ पे, और चूँकि सीधे एजेंट के जरिए असम के राज्यपाल के जरिए यहाँ की व्यवस्थाएं संचालित होती थी, तो कोई राजनीतिक गतिविधि भी नहीं थी। 1967 में पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के पश्चात तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज का दौरा हुआ, अरुणाचल के दौरे पे आए और उसके पश्चात उन्होंने ये संभावना तलाशने की कोशिश की कि यहाँ पे एक राजनीतिक दल का गठन, कांग्रेस की शाखा का गठन हो सकता है या नहीं, कैसे किया जाए। उसको विभिन्न लोगों से, समुदायों से, अग्रणी व्यक्तियों से बात की उन्होंने। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 साल लगे और उसके पश्चात 1972 में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसकी शाखा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित हुई। 75 में यूटी बनने के बाद जब पहले इलेक्शन हुए तो 75 में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी पीके थुंगन के नेतृत्व में, और तब से लगातार लगभग 2003 तक किसी न किसी रूप में कांग्रेस की सरकार रही। राज्य के जो बड़े कांग्रेसी थे, कांग्रेस के नेता थे जिन्हें आप राष्ट्रीय स्तर पे भी जानते हैं, पीके थुंगन, तोमो रिबा, गेगोंग अपांग। गेगोंग अपांग वो हैवीवेट हस्ती हैं यहाँ की जिनके की चर्चा के बिना राज्य की राजनीति की चर्चा ही अधूरी रह जाएगी। खैर, अभी हम उस पर आते हैं। पहले कांग्रेस को देख लें। कांग्रेस मित्रों अरुणाचल में ज़मीन पर सबसे मजबूत स्थिति वाली पार्टी थी। हर जगह इसका संगठन, लोगों तक पहुंच, लोगों में सहज स्वीकार्यता इसकी थी। इस पार्टी को पहला आघात तब लगा, हालांकि छोटी मोटी टूट इस दल में हमेशा होते रहे। पहला बड़ा आघात तब लगा जब 1996 में गेगोंग अपांग मुख्यमंत्री थे। गेगोंग अपांग 1980 से 1999 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनकी इच्छा थी, बड़ी तीव्र इच्छा थी कि ये ज्योति बसु का, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ पाए सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का। आज भी ज्योति बसु और सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के पश्चात इनका तीसरा स्थान है सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में। तो 1980 से 99 तक
ये अबाध रूप से राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका विवाद हो गया तत्कालीन केंद्रीय नेता पीवी नरसिम्हा राव से, और उस विवाद के पश्चात इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, और छोड़ी ही नहीं, उसका राज्य में विघटन कर दिया। जो कि पूर्वोत्तर की राजनीति में, वही तो भारत में भी हम देख सकते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में खासकर व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है संगठन और विचारधारा से। गेगो मोरपांग बहुत बड़ी हस्ती थे यहाँ की राजनीति के। उन्होंने कांग्रेस में विघटन किया और एक नई पार्टी बनाई, अरुणाचल कांग्रेस। बाद में अरुणाचल कांग्रेस में भी विघटन हुआ, क्योंकि इन पर भाई भतीजावाद के अपने पुत्र अपांग को बढ़ाने के आरोप लगे, और मुकुट मेथी के नेतृत्व में अरुणाचल कांग्रेस भी टूट गई, विघटन हो गया उसका। 2003 में इस कांग्रेस पार्टी का एक और विघटन हुआ। कांग्रेस डोलो के नाम से एक अलग दल बन गया। 2003 में ही अपांग जो थे वो एक बार कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस छोड़ी, और 2009 में अंतिम रूप से इस दल का कांग्रेस में विलय हो गया, अरुणाचल कांग्रेस का। जहाँ से निकले थे वहीं वापस चले गए। 2003 में अपांग ने कांग्रेस छोड़ी तो यूडीएफ बनाया, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और चुनाव में सीटें जो जीती थी उनमें से विभिन्न दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, पीपीपी वगैरह ने, पीपीए, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उससे मिलकर के एक मोर्चा बनाया, और उसके पश्चात उस मोर्चे का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। और इस प्रकार सबसे पहले 2003 में बीजेपी की एक अल्पकालिक सरकार बनी, क्योंकि 2004 में चुनाव होने थे। खैर, कांग्रेस पार्टी 2015 में फिर टूट का शिकार हुई। इतने विघटनों के बाद भी कांग्रेस पर राज्य की जनता ने भरोसा किया, और हम देख सकते हैं कि 1999 में कांग्रेस 60 सदस्यीय विधानसभा में 53 सीटें जीत कर आई थी। 2004 में 34 सीटें, 2009 में 42, 2014 में 42। इस प्रकार राज्य की जनता ने हमेशा विश्वास व्यक्त किया कांग्रेस के नेतृत्व में। 2015 में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी में विघटन हुई, और कांग्रेस की सरकार के जो मुख्यमंत्री थे नबाम तुकी, उनके विरुद्ध उनके ही मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय कालिखो पुल ने विद्रोह कर दिया, और बीजेपी और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उनका समर्थन कर दिया। उनके समर्थन से उनकी सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया, और जो गवर्नर थे तत्कालीन राजखोवा, उन्होंने उनकी सरकार, उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, की सरकार बनवा दी। इधर कांग्रेस पार्टी नबाम तुकी के नेतृत्व में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कालिखो पुल की सरकार को अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक माना, और पुनः उस सरकार को, कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया नबाम तुकी के। बहाल करने के 4 ही दिनों के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने ये मानते हुए कि वो राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, सबको एक साथ लेकर चल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने पेमा खांडू, जो नबाम तुकी मंत्रिमंडल के ही एक सदस्य थे और पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के पुत्र थे, उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, और कांग्रेस की सरकार पेमा खांडू के नेतृत्व में बनी। पर यह पेमा खांडू का कांग्रेस के साथ निभ न पाया, और थोड़े ही दिनों में 43 एमएलए के साथ उन्होंने फिर से एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को विघटित कर पहले पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में उनको लेकर चले गए सारे अपने 43 एमएलए के साथ, और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
इन विकेटों ने कांग्रेस को काफ़ी आघात पहुंचाया और जो पार्टी राज्य में सर्वव्यापक ज़मीनी पार्टी है उसे जिसे 2014 में 42 सीटें प्राप्त हुई थी, 2019 के चुनाव आते आते मात्र 4 सीटों पर सिमट गई और 16.86% मत प्राप्त हुए इसे। दूसरा जो महत्वपूर्ण दल है वह पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये पार्टी 1977 में स्थापित हुई बेकिन पर्टिन के नेतृत्व में। और एक अरुणाचल की राजनीति की खास बात यह है कि जब भी क्षेत्रीय दल होते हैं, जो राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त जो क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनती हैं, तो हमेशा वो अपना अलाइनमेंट दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार के साथ हमेशा बनाए रखते हैं। जिसकी भी सरकार दिल्ली में होती है वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 77 में स्थापित हुई और जब उस समय दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार थी तब वो उससे जुड़े रहे, उसके एसोसिएटेड मेंबर भी रहे और राज्य में पीपीए को बनाए भी रखा इन्होंने। जैसे ही 80 के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो वो कांग्रेस से भी संबद्ध हो गए, उन्होंने जनता पार्टी से साथ छोड़ दिया। इसके बड़े रोचक ढंग से 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। तीनों में से कोई भी इस पार्टी का सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य नहीं रहा है। आए, मुख्यमंत्री बने, चले गए। इनमें पहला नाम तो कांग्रेस से निकले हुए टोमो रिबा का है, जो पीके थुंगन से असंतुष्ट होकर बाहर आए और विघटन किया, पीपीए में शामिल हुए और मुख्यमंत्री बने। दूसरे कालिखो पुल थे, जो 2015 में नबाम तुकी की कांग्रेस की सरकार से विघटन करके, विद्रोह करके बाहर निकले थे मुख्यमंत्रियों ने। और तीसरे पेमा खांडू, जो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आईएनसी से को विघटित कर पीपीए में शामिल हुए। वर्तमान में यह दल नेडा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का सदस्य है। 2019 में इसे 1 सीट और 1.75% मत प्राप्त हुए थे। अब तीसरा जो प्रमुख दल है यहाँ का वो है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके बारे में हमने मेघालय के संदर्भ में चर्चा की थी। पूर्ण पीए संगमा द्वारा बनाया गया दल है। बेसिकली ये मेघालय से निर्मित पार्टी है, लेकिन पूरे पूर्वोत्तर में इसे समर्थन प्राप्त है और पहली बार नॉर्थ ईस्ट का कोई दल है जो 2019 के पश्चात, चुनाव के पश्चात नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है इसे। अरुणाचल में इसे 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। पहली बार इससे चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, 5 सीटें मिली हैं, 14.55% मत प्राप्त हुए हैं इसे। इसके विस्तार का मुख्य कारण इसका जनजातीय स्वरूप है और जनजातीय क्षेत्रों में इसकी व्यापक पकड़ हो रही है धीरे धीरे। अब चौथा और सबसे बड़ा खिलाड़ी जो इस खेल का है, पूरे पूर्वोत्तर में आजकल जिसका बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी डीप रूटेड पार्टी कभी नहीं रही है इस राज्य में। इसकी उपस्थिति यूँ तो करीब 2000 के ही आसपास से शुरू हुई गतिविधियाँ राजनीतिक, लेकिन 2003 में बिना किसी राज्य में अपनी जड़ों के जब गेगांग अपांग यूडीएफ बना करके और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं जो अल्पकालिक होती है, तो वो पूरी यूडीएफ को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और इस प्रकार बिना किसी आधार के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये पहली सरकार थी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं रहा, क्योंकि 2004 के चुनाव में फिर से 34 सीटें प्राप्त हुई कांग्रेस को और वो सरकार बनाने में सक्षम हुई। 2004 के विधानसभा चुनाव में इसे 9 सीटें प्राप्त हुई थी, 2009 में 3 सीटें, 2014 में 11 सीटें और लगभग 29% मत प्राप्त हुए थे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्य की राजनीति में हमेशा व्यक्ति, चेहरे इम्पॉर्टेंट होते हैं। पेमा खांडू के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया एक कांग्रेस से विघटित धड़े का, उसके पश्चात पेमा खांडू मुख्यमंत्री भी बने थे। 2019 में इसे 41 सीटें प्राप्त होती हैं
आश्चर्यजनक रूप से 41 सीटें और लगभग 50.86% मत प्राप्त हुए इसे। उसके पश्चात 2020 में आपने चर्चा सुनी होगी कि जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों और एक पीपी के एकमात्र विधायक को अपने पार्टी में शामिल कर लिया था। तो इस प्रकार पूरी तरह सुदृढ़ सरकार है पेमा खांडू की। और 2019 के जो चुनाव हुए उनके पश्चात जो सरकार बनी है वो अरुणाचल में पहली चुनी हुई सरकार है बीजेपी की। यूँ तो 2003 में ही वो सरकार उनकी बन गई थी, लेकिन वो इनकी चुनी हुई सरकार नहीं थी। पहली बार अरुणाचल में इनकी चुनी हुई सरकार बनी है। अब आखिर क्षेत्रीय दलों का यहाँ कोई व्यापक आधार नहीं है। एनपीपी है तो वो भी राष्ट्रीय दल है। अगर उसे रीजन के संदर्भ में देखें तो चूँकि ट्राइबल बेस की पार्टी है, अरुणाचल बेस्ड कोई राजनीतिक दल क्षेत्रीय बहुत उभर के सामने नहीं आया। हमेशा राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस का हमेशा यहाँ पे वर्चस्व स्थापित रहा। उसके पीछे एक और कारण था मित्रों। अरुणाचल प्रदेश, यूँ तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये है बात एक विशेषता देखी जा सकती है, लेकिन खासकर अरुणाचल प्रदेश में जो भी सरकार दिल्ली में रही केंद्र की, मजबूत सशक्त स्थिति राज्य में उसी की रही, या तो अगर किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार थी राज्य में तो उसने उसके साथ अलाइनमेंट कर लिया, गठबंधन कर लिया, या फिर उसी दल की सरकार बन जाती है। जैसे कांग्रेस जब तक केंद्र में सशक्त रही लंबे समय तक, तब तक वहाँ पे उसका शासन चलता रहा। जनता पार्टी आई तो राज्य में जनता पार्टी, क्षेत्रीय दल जनता पार्टी से जुड़ गए, फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस से जुड़ गए। जब यूपीए की सरकार आई तो यूपीए के साथ जुड़ गए। ये क्रम लगातार चलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत को भी राजनीतिक इसी नज़रिए से देखते हैं। राज्य में इनका कोई व्यापक आधार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक तो व्यक्ति पेमा खांडू जैसे व्यक्ति का होना, जो स्वयं में इस समय सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं अरुणाचल के राजनीति के, तो व्यक्ति का होना। दूसरे, उस व्यक्ति में विश्वास व्यक्त करने के पीछे का कारण केवल और केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और विकास के लिए इन्हें, चूँकि हमें सभी उत्तर पूर्वी राज्यों को धन की आवश्यकता होती है, इनके संसाधन अपने पर्याप्त नहीं हैं, तो ये हमेशा विकास के लिए, संसाधनों के लिए दिल्ली की तरफ देखते हैं और इसीलिए हमेशा यहाँ राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व रहा है। पहले कांग्रेस का और अभी भारतीय जनता पार्टी को भी इसी संदर्भ में यहाँ पे इसकी सफलता को देखा जा रहा है। और अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से यहाँ स्थानीय जनजातीय क्षेत्रों में एक शंका, असंतोष की स्थिति बननी शुरू हो गई है। इसे हम देख सकते हैं बीफ विवाद में। पिछले दिनों 2017 के आसपास जब केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक रूप से गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसके खिलाफ राज्य में प्रदर्शन हुए। राजनीतिक दलों ने भी इसकी निंदा की थी और इसे एक संवेदनशील मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया, ये कहते हुए कि किसी पे दबाव नहीं दिया जाएगा और उन क्षेत्रों में जहाँ पे एक संस्कृति में, कल्चर में है, तो उन्हें बाद फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन एक शंका की भावना तो रहती है। तो इस जीत के मायने सिर्फ इतने हैं कि केंद्र में उनकी सरकार है। हाँ, अब जनता तक उसकी पहुंच विस्तार हो जाए अपने कार्यों द्वारा, विकास द्वारा, तो बात अलग है। परंतु वर्तमान स्थितियाँ यही है। कांग्रेस हारी ज़रूर है, लेकिन ज़मीन पे बहुत ही मजबूत है। और यदि भविष्य में कभी कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो अरुणाचल की राजनीति में फिर से उसका बोलबाला हो जाएगा। मित्रों, ये चर्चा थी अरुणाचल प्रदेश की। इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, ज़रूर बताएं, और ये पसंद हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।